हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो देखो, इससे पहले अपन ने जो है 4.4 तक के कंसेप्ट और क्वेश्चंस और जो भी एग्जाम्पल वगैरह सब कंप्लीट किए, और अब हम 4.5 का कंसेप्ट लेने वाला है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स जो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके मतलब आ भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं। हाँ, बट ये वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा सा रिलेट करता है आपके क्लास 10 से, तो ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कंसिस्टेंट सिस्टम इनकंसिस्टेंट अपन ने क्लास 10 में पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही है। कंसिस्टेंट कब होता है? जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, या तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर आपके पास मैनी सॉल्यूशन होता है, ऐसे होता है। और एक होता है नो सॉल्यूशन, उस वक्त आप इनकंसिस्टेंट कहते हो। तो ये सिंपल सी बात है, जहाँ पे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा वहां आप उसको इनकंसिस्टेंट करोगे, जैसे हम नो सॉल्यूशन कहते थे। यहाँ पर अगर उसमें एक सॉल्यूशन है या फिर ज्यादा सॉल्यूशन है, वहां पे आप उसको इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो वहां पे आप उसको कंसिस्टेंट कहोगे। समझ गए? ये तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ। अब हमारे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपको इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी कोई भी, लाइक 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ऐसी है ना इक्वेशन, एक तरीके से a1x b1x ऐसे। तो अपन इसको क्या है, डिटरमिन मैट्रिक्स की फॉर्म में निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? a को मान लेते हैं अपन a1 b1 c1, ये देखो a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। एक x मान लेते हैं अपन, क्या? x y z, ऐसे तो है, जब ax को मल्टीप्लाई किया तभी आया है। और एक b मान लेता हूं मैं, क्या? ये d1 d2 और d3। अब आपको पता है जो ax है ना, उसका मल्टीप्लाई करके ही b आया है। ax का मल्टीप्लाई करके ही इक्वल में b बना है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो पहले, फिर इसको इससे करते हो, फिर इसको इससे करते हो, ऐसे तो करते हो। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये इक्वल है इसके b के। ax इक्वल्स टू b एक इक्वेशन सेटिस्फेक्शन वाली वाली बात है मेरी, ठीक है। तो अब इसको मुझे सॉल्व करके क्या है, इन x की वैल्यूज निकालनी होती है। इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो बनता है जहां पे आपको x y z की वैल्यू माननी है, और एक है इसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो मैं दोनों बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो, ऐसे ए एक्स इक्वल्स टू बी है मेरे पास। अगर ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर समझते हैं ना आप लोग, ठीक है, पढ़ा है ना अपन, नॉट इक्वल्स टू जीरो वाला। इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ए एक्स इक्वल्स टू बी है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर देता हूँ, ठीक है भाई। क्यों कर रहा हूँ? मुझे ए इनवर्स निकालना होता है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने, जैसे यहाँ पर, एक मिनट, अरे यार, एक तो ये अटक बहुत ज्यादा है, सीरियसली यार, बहुत ज्यादा अटकता है। हाँ, ठीक है। तो बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया आपने, इसको भी, और ए इनवर्स बी इसको भी, ठीक है। अब आपको पता है ए इनवर्स ए जो है और एक्स जो है, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आई होता है, आपको पता ही है, ठीक है सर। अरे यार, फिर अटक गया इतनी सी देर में ही। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो आई एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा एक्स बनता है, ठीक है सर। तो ये एक फॉर्मूला निकल गया, देखो आप, यही आपका फॉर्मूला पूरा यूज होने वाला है चैप्टर में। अगर आपको एक्स पूछ रहा है, एक्स का मतलब आपको एक्स वाई जेड पूछ रहा है, तो आप कुछ मत करना, सिंपली ए इनवर्स निकालना, जैसे हम निकालते थे अपने तरीके से। कौन सा? 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट और एडजेसेंट ऑफ ए, ऐसे निकालते थे। ये निकालना और इसको मल्टीप्लाई कर देना बी से, सिंपल है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो। ये तो एक टाइप का सवाल हो गया सर, एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, ये आपने बता दिया। लेकिन अब सवाल ऐसा आ गया कि बताओ कि हमारा, आपको दो इक्वेशन दे रखी है कि वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ये बताओ, ये कैसे बताएंगे? देखो, आपने मान लो ए डिटर्मिनेंट निकाला, और वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया। क्या आ गया? नॉट इक्वल्स टू जीरो आते ही आप इक्वेशन को क्या कहोगे? कंसिस्टेंट कहोगे। कहोगे नहीं कहोगे? हाँ सर, कह दूंगा। लेकिन अगर ए मेरा इक्वल्स टू जीरो आ गया, यानी सिंगुलर हो गया, ये तो कौन सी कंडीशन है? ये तो नॉन सिंगुलर की कंडीशन है। ये तो मेरे पास कौन सी है? नॉन सिंगुलर की कंडीशन है। नॉन सिंगुलर की कंडीशन आ जाए तो ऑब्वियस बात है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगुलर कंडीशन आ जाती है मेरे पास इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एडजेसेंट ऑफ ए इंटू बी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे। कैसे? अगर एडजेसेंट ऑफ बी, एडजेसेंट ऑफ ए निकालना, उसको बी से मल्टीप्लाई करना। अगर वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाता है आपके पास, अगर वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, तो उस कंडीशन के आप उसको इनकंसिस्टेंट कहोगे, ठीक है। इनकंसिस्टेंट तो है ही है, ये मान के चलो, इक्वल्स टू जीरो आ गया ना, इनकंसिस्टेंट उसी वक्त हो गया है। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया है, तो वहां पे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन हुई है, और आपका जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर ये भी इक्वल जीरो आ जाए, ये भी इक्वल जीरो आ जाए, तो ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम दैट हैव ईदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन।
उसमें ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे, और नो सॉल्यूशन होंगे तो उसको हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। बताओ समझ में आया कि हाँ? अब आपको ये ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप एग्जाम्पल जरूर देखना इसके बाद वाली प्लेलिस्ट के अंदर। उसके बाद एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस को मतलब नोटिफाई करना एक एक करके। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम एग्जाम्पल।